हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है नदियों से रिलेटेड, राजस्थान की जो नदियां हैं उनसे दोस्तों रिलेटेड जो हमारी आज की यह वीडियो होने वाली है नदियों से लेकर। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हम नदियों से संबंधित राजस्थान की जो नदियां हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ उनका एनालाइज भी करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहता हूं। दोस्तों ये वनरक्षक वनपाल से संबंधित जो हमारी ये मॉडल टेस्ट है ये यूट्यूब पर कंटिन्यू चल रहे हैं और आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे। तो अभी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले भी अगर आप हमारे पुराने वाले वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए, उसके अंदर आपको सभी वीडियोस जो है मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप उस प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा, मृत नदी दोस्तों, घग्गर नदी, रूपारेल नदी, कांतली नदी या फिर बनास नदी दोस्तों। ठीक है, रूपारेल नदी दोस्तों अलवर भरतपुर के अंदर बहती है। कांतली, सीकर, झुंझुनू, बनास नदी आपकी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर ये बहती है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है मृत नदी की, तो दोस्तों मृत नदी अपने घग्गर नदी को कहा जाता है, जो कि अपनी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है दोस्तों। ये प्राचीन जो लुप्त हुई सरस्वती नदी उसके मतलब प्रवाह क्षेत्र के अंदर इसका प्रवाह है, इसी कारण इसको मृत नदी, सोतर नदी और दृश्यवती नदी भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक पूछे तो यही नदी होगी। ठीक है, और भी इसके दृश्यवती हुई, राजस्थान का शोक हुआ, अमृत नदी, सोतर नदी, नट नदी, सोई हुई नदी, लेटी हुई नदी, ये कई नाम इसके दोस्तों घग्गर नदी के आपको मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, काफी अन्य इसके उपनाम है दोस्तों, तो इस टाइप से आपका हो जाएगा ये। और रूपारेल नदी की बात आती है तो रूपारेल, रूपनारायण एवं लसवारी नदी या फिर उराहा नदी इसका दोस्तों नाम हो जाएगा। कांतली नदी की बात करें जिसका प्रवाह क्षेत्र सीकर में है, सीकर की दोस्तों खंडेला की जो पहाड़ियां हैं वहां से दोस्तों यह निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां, और सीकर और झुंझुनू में बहती है दोस्तों। कांतली नदी को क्या कहा जाता है, मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, कांतली नदी या फिर मौसमी नदी। बनास नदी दोस्तों आप सभी जानते हो, वन की आशा, वन की आशा दोस्तों बनास नदी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनके उपनाम को भी ध्यान रखिएगा, इनके उपनाम से संबंधित भी क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। घग्गर नदी, पार्वती नदी, कांतली नदी या फिर कांकनी नदी। तो दोस्तों घग्गर नदी की अपने अभी भी बात की थी दोस्तों, ये शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान के अंदर टिब्बी में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए इसका जो जल है पाकिस्तान के अंदर जाता है, और लास्ट में जो बाढ़ की जब स्थिति होती है इसका जल, इसमें पानी क्या ज्यादा होती है, इसका जल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है दोस्तों। ठीक है, एक आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है घग्गर। पार्वती दोस्तों चंबल की एक सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, चंबल की एक सहायक नदी है जो इसको कुछ इस साइड से यहाँ पर मिलती है, पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलकर, तो चंबल की एक सहायक नदी। चंबल फिर अपना जल यमुना, यमुना के बाद ये जाएगा गंगा, यानी कि गंगा के बाद ये बंगाल की खाड़ी, ये एक बंगाल की खाड़ी की नदी। इसमें अपने को पूछा अंतः प्रवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं है, तो पार्वती है बंगाल की खाड़ी नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत, ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, कांतली नदी। कांतली नदी दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि खंडेला की पहाड़ियां सीकर से दोस्तों ये कांतली नदी है जो निकलती है सीकर और झुंझुनू में बहती है और चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। चूरू में बहती नहीं, चूरू की सीमा पर जाकर झुंझुनू में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, सीकर में नीम का थाना नामक क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता विकसित है। इसी के किनारे झुंझुनू के बात करें सुनारी सभ्यता विकसित है। ठीक है, तो ये भी आपने प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सुनारी सभ्यता और ये सीकर की जो अंदर नीम का थाना में किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी को कहते हैं मौसमी नदी भी कहा जाता है दोस्तों। बात करें अपने कांकनी नदी को, तो कांकनी नदी या फिर इसको कांकने नदी भी कहते हैं। ठीक है, कांकनी या फिर कांकने नदी ये आपकी मुख्य रूप से जैसलमेर में बहती है, और जैसलमेर का जो एक पहाड़ी आता है, कोटड़ी की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और अंत में जाकर
इसका जो जल है लास्ट में भुज झील में जाकर गिरता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से जैसलमेर में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी 17 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है। वहीं बात करें आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी घग्गर नदी की, ठीक है, तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और सबसे छोटी नदी की अगर बात आती है तो ये अपनी कांकनी नदी, ठीक है, कांकनी नदी या फिर कांकनी नदी, इसकी जो लंबाई है 17 किलोमीटर तक आती है, जैसलमेर में जाकर गिरती है। अब देखिए दोस्तों, भुज झील, आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो अपना जल मीठे पानी की झील भुज झील में गिराती है, फिर भुज झील का निर्माण करती है, तो कांकनी नदी या फिर कांकनी नदी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। निकलती कहाँ से? आपकी जैसलमेर में कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है, ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कुल तंत्र का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो यहाँ पे 24% या 16%, 60% या 10.41% दोस्तों। बात करें बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की दोस्तों, तो ये 24% तक आता है। जो दोस्तों राजस्थान का जो प्रवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी तंत्र के अंतर्गत आता है वह 24% है, बंगाल की खाड़ी नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए अरब सागरी नदी तंत्र, तो 16% जो अपनी नदियां जो प्रवाह क्षेत्र है वह अरब सागरी नदी तंत्र प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, और 60% दोस्तों आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां 60% तक। ठीक है, और बात करें 10.41% दोस्तों, 10.41% आप सभी जानते हो जो राजस्थान अपने कुल भारत का कितना प्रतिशत है, तो 10.41% आता है दोस्तों। सभी फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र 24%, 16% अरब सागरी नदी तंत्र, 60% आंतरिक प्रवाह तंत्र और 10.41% है राजस्थान है कुल भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अनास, ईरू, सोम सहायक नदियां हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको उठाया। काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि अनास, ईरू, सोम किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बनास, चंबल या फिर माही या फिर लूनी। दोस्तों बात करें तो ये जो सभी नदियां हैं अनास, ईरू, सोम, ये 3 नदियां दी गई थी दोस्तों। तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां? माही नदी की। ठीक है, माही नदी की सहायक नदियां। इसके अलावा माही नदी कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा को काटती अपने राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। इसमें ईरू, चाप, लाखन, जाखम, सोम और आपकी मोरन नदी, अनास नदी, भादर नदी, कई नदियां यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, जो इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अंदर से अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर आपसे पूछे राजस्थान में इसको सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो अनास नदी है दोस्तों। इसको राजस्थान में लास्ट में मिलती है, सबसे अंत में मिलने वाली नदी है अनास। लेकिन वही बात करें सबसे प्रारंभ में इसको कौन सी नदी मिलती है, तो ईरू नदी। जब ये दोस्तों ये नदी अपने खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करने के बाद बांसवाड़ा में आती है तो यहाँ पर इसको ईरू नदी सबसे पहले मिलती है। तो ये भी हमारे प्रश्न बन सकते हैं कि ईरू नदी आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर जो माही नदी को सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, तो ईरू। सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है, तो अनास। ठीक है, और वहीं सोम नदी की बात करें तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आपकी माही नदी, ठीक है, यू के आकार की, उल्टे यू वर्ण के आकार का। और यहाँ पे दोस्तों एक जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है और बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। ये कहाँ पे संगम करती है दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, ये बेणेश्वर नामक स्थान डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पे है? बेणेश्वर। और इसी बेणेश्वर पर दोस्तों माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला बढ़ता है। तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो माही, सोम, जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है बेणेश्वर मेला। तो आपसे पूछा था बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है, फिर त्रिवेणी संगम पर लगता है, तो आपका आंसर होगा माही, जाखम और सोम, इन नदियों के संगम पर यह मेला भरता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है क्योंकि आपको पता है दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो अपनी जनजातियाँ, आदिवासी जनजाति है जो निवास करती है, तो इसी माही नदी को आदिवासियों की गंगा, चूंकि प्रतापगढ़ से जाखम नदी यानी कि इसके आसपास का एक क्षेत्र है, तो इसके कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ठीक है, कहा जाता है। तो इसके उपनाम भी हो जाएंगे दोस्तों बनास नदी, वन की आशा, चंबल नदी, चरमनती नदी या फिर लूनी नदी। दोस्तों आप सभी जानते हो आदि खारी, आदि मीठी नदी है दोस्तों। ठीक है,
लवणमती नदी, कई नाम इसके भी मिलते हैं वैदिक साहित्य के अंदर। और कालिदास ने अंतसलीला कहा मरुद्वृदा वैदिक साहित्य के अंदर। तो कई प्रश्न हमारे यहाँ से लूनी नदी के संबंधित से बनते हैं दोस्तों, तो इनको भी आप उपनाम भी ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों। काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बनास पे है, मेनाल पे है, या फिर माही पे है, फिर चंबल पे। दोस्तों लगभग आप सभी को पता होगा कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों चूलिया जलप्रपात। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं मेनाल जलप्रपात की दोस्तों। ये मेनाल भी एक जलप्रपात है दोस्तों, जो कि मेनाल नदी पर स्थित है। और ये मेनाल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में, बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है मेनाल जलप्रपात। ठीक है, तो ध्यान रखना चंबल नदी पर कौन सा, चूलिया, मेनाल जलप्रपात, मेनाल पर भीलवाड़ा। इनके जिले भी याद रखना, भीलवाड़ा, मेनाल जो भीलवाड़ा के अंदर, वो चूलिया जलप्रपात है जो आपका चंबल नदी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी का उद्गम है जो सीकर से होता है दोस्तों। साबी नदी, या फिर रूपारेल, या फिर मेंथा, या फिर रूपनगढ़ नदी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बात की जाए साबी नदी की, सह से साबी, सह से सेवर की पहाड़ियां, जयपुर। दोस्तों ये साबी नदी सेवर की पहाड़ियां जयपुर और अलवर में बहती है दोस्तों। ठीक है, साबी नदी कहाँ पे है, जयपुर से उद्गमित होती है। जयपुर में कौन सी दोस्तों, साबी, सह से सेवर की पहाड़ियां, जयपुर। याद रखना दोस्तों, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है साबी नदी, और साबी नदी दोस्तों अलवर और अपने जयपुर जिले में के अंदर बहती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों साबी नदी का जो जल कई बार इसके अंदर ज्यादा जल आता है, तो इसका जल हरियाणा में भी चला जाता है दोस्तों। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की ऐसी एकमात्र कौन सी नदी है जिसका जल हरियाणा में चला जाता है दोस्तों, तो ये साबी नदी है। साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाशशीलता के लिए भी जाने जाती है दोस्तों ये नदी। ठीक है, साबी नदी, तो साबी नदी का उद्गम जयपुर से, तो सीकर से इसका नहीं है। रूपारेल नदी की बात करें, रूपारेल या फिर रूपनारायण, लसवारी नदी या फिर वराह नदी इसको कहते हैं। रूपारेल नदी की बात करें तो यहाँ पर एक उदयनाथ पर्वत कहाँ पे है दोस्तों, अलवर में है। उदयनाथ पर्वत अलवर में स्थित है, अलवर, और फिर यह भरतपुर में बहती है दोस्तों। यानी कि जो रूपारेल नदी का प्रवाह क्षेत्र अलवर और भरतपुर में है। ठीक है, और भरतपुर में यहाँ पर एक बांध बना है, मोती झील बांध, जिसको लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा इसको कहते हैं। और इसी नदी के किनारे दोस्तों भरतपुर में कौन सी सभ्यता विकसित है, बता दीजिएगा। नौह सभ्यता विकसित है दोस्तों। नौह सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में स्थित है। वहीं बात करें मेंथा नदी की, तो मेंथा नदी आपकी मैं से मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर की मनोहरपुरा पहाड़ियों से निकलने के बाद ये जो सांबर झील के अंदर मेंथा या फिर मंथाई नदी सांबर झील में गिर जाती है। तो यहाँ पर बात करें रूपनगढ़ नदी दोस्तों, रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से निकलती है दोस्तों। ठीक है, और ये भी सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से निकलने के बाद सांबर झील के अंदर गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, सांबर झील में गिर जाती है। और ये दोस्तों सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जो कि अजमेर में है। ठीक है, तो ये सभी नदियां, इनका कोई सभी दोस्तों सीकर से उद्गमित नहीं होती है। इसके अंदर ऑप्शन थोड़ा जो लगाना है वो भूल गया था दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप देखने सीकर जिले से कौन सी नदी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीकर से कांतले नदी निकलती है जो कि खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती हैं, और सीकर के बाद यह सीकर और झुंझुनू में बहती है दोस्तों। सीकर और झुंझुनू में बहती है, सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकल। पर्टिकुलर अगर स्थान पूछा जाए सीकर जिले में तो ये पहाड़ियां हैं खंडेला की पहाड़ियां सीकर और झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। और इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। और यहाँ पर बात की जाए झुंझुनू में तो सोनारी सभ्यता इस नदी के किनारे दो प्रमुख सभ्यताएं विकसित है दोस्तों। ठीक है, तो सीकर में कौन सी नदी बहती है, कांतली नदी दोस्तों। इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि घग्गर नदी राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है? कि घग्गर नदी है जो राजस्थान में जो प्रवेश करती है कौन सा स्थान है? पीलीभंगा, रावतसर, सूरतगढ़ या फिर टिब्बी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी उद्गमित होती है शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में जब ये आती है तब दोस्तों यहाँ पे टिब्बी नामक एक स्थान आता है, वहां से प्रवेश करती हुई हनुमानगढ़ से गंगानगर बहती हुई अनूपगढ़ में बहने के बाद लास्ट में ये पाकिस्तान के अंदर फोर्ट अब्बास अपना जल है ले जाती है अगर पानी की आवक ज्यादा हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो कौन से स्थान पर है? टिब्बी में दोस्तों, टिब्बी। और पीलीभंगा, कालीबंगा, रंगमहल इसके किनारे दो सभ्यताएं हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी आपके हनुमानगढ़ में ही स्थित है। तो वहीं अगर पूछे कौन सा प्रवेश है? टिब्बी। ये टिब्बी भी दोस्तों आपका हनुमानगढ़ में आता है, गंगानगर में नहीं आता। टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में एक भी नदी नहीं है दोस्तों? ठीक है, हनुमानगढ़ चूरू, चूरू झुंझुनू, बीकानेर चूरू, चूरू नागौर दोस्तों। बात करें हनुमानगढ़ के अंदर तो अभी अपने बात की घग्गर नदी बहती है हनुमानगढ़ के अंदर, तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं होगा। चूरू झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर दोस्तों कांतिल नदी बहती है, खंडेला की बाढ़ सीकर से निकलने के बाद चूरू और झुंझुनू में बहती है कांतिल नदी, तो ये भी अपना नहीं होगा। बात करें बीकानेर और चूरू, बिल्कुल भाई बीकानेर और चूरू राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी है जो पर्टिकुलर नहीं बहती है दोस्तों बीकानेर और चूरू के अंदर। ठीक है, तो मतलब अगर आपसे पूछे राजस्थान के जो नदियां नहीं बहती कौन से ऐसे जिले हैं, तो बीकानेर और चूरू, तो ये दोनों आपके ऐसे जिले हैं जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। और दोस्तों नागौर के अंदर मुख्य रूप से लूणी नदी का प्रवाह है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पर एक भी नदी नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी है? बनास, चंबल, लूणी या फिर ये सभी? दोस्तों बात करें दोस्तों बनास नदी की, तो दोस्तों बनास नदी आपकी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद आपकी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर यहाँ पर अंत में चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में चंबल नदी से मिल जाती है। कुल 6 जिलों में बहती है दोस्तों, 6 जिलों में। ठीक है, बनास नदी जिसको वन की आशा भी कहता है। बात करें चंबल नदी, चंबल नदी अपने राजस्थान में जो अपने दोस्तों चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, ठीक है, चित्तौड़गढ़ हुआ, कोटा हुआ, बूंदी हुआ और आपका करौली हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, धौलपुर हुआ, तो इस प्रकार से ये भी 6 जिलों के अंदर बहती है दोस्तों। ठीक है, और लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी नागपहाड़, अजमेर से निकलने के बाद अजमेर, नागौर, ठीक है, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, ये भी आपकी 6 जिलों में। मतलब ये जो चंबल, बनास और लूणी जो ये नदियां हैं आपकी टोटल सभी 6 जिलों में बहती है, जो कि सर्वाधिक है। तो ये सभी है दोस्तों जो आपकी नदियां हैं, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं चंबल, बनास, लूणी दोस्तों। अब देखोगे तो दोस्तों चंबल के नाम में ही इसकी ट्रिक छुपी हुई है। च से चंबल हो ही गया, बै से क्या हो गया, बनास हो गया, लै से हो गया लूणी। ठीक है, तो चंबल, बनास, लूणी ये नदियां जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? तो 6 जिलों में दोस्तों ये बहती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास, चंबल, माही या फिर रूपारेल दोस्तों। बात करें ये माही नदी पर बना, और माही नदी कुछ इस टाइप से जब बहती है, खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कागदी पिकअप बांध है। उसके बाद दोस्तों माही बजाज सागर बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, जिसकी लंबाई आती है 3109 मीटर दोस्तों। राजस्थान का सबसे लंबा बांध लंबाई है 3109 मीटर। ठीक है, और दोस्तों जब ये डूंगरपुर के अंदर दोस्तों जाती है तो डूंगरपुर में भी इस पर एक बांध परियोजना है दोस्तों बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, भीखाबाई सांगवड़ परियोजना यहाँ पर डूंगरपुर में है। उसके बाद दोस्तों पंचकड़ाना बांध की बात करें तो पंचमहल ये गुजरात के अंदर आता है। तो कुछ इस टाइप से ये जो सभी बांध है माही नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, तो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादकता की दृष्टि से यहाँ पर भी कुछ बांध हैं। बात करें यहाँ पर गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दोस्तों आपका रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, जो कि विद्युत उत्पादकता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। यहाँ से 172 मेगावाट की जो बिजली है उत्पादित की जाती है, 172 मेगावाट। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध के बाद दोस्तों यहाँ पर जवाहर सागर बांध स्थित है दोस्तों। जवाहर सागर
बांध आपका कोटा में है, उसके बाद कोटा बैराज आपका, ये कोटा बैराज दोस्तों सिंचाई के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपकी चंबल नदी पर स्थित है। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी आपकी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, आप सभी को पता है राजसमंद से निकलने के बाद ये 6 जिलों के अंदर बहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राजसमंद में इस पर एक नंद समंद परियोजना स्थित है। टोंक के अंदर देखें तो बिसलपुर बांध परियोजना टोंक में स्थित है। सवाई माधोपुर में भी इस सरदा परियोजना यहाँ पर स्थित है। तो ये सभी आपकी बनास नदी पर स्थित है। दोस्तों रूपारेल नदी, रूपनारायण नदी या फिर लसवारी नदी या फिर वराहा नदी, इसके जो अन्य उपनाम आते हैं रूपारेल के, तो रूपारेल आप सभी को पता है उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलने के बाद दोस्तों जब ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर और फिर ये भरतपुर में बहती है, तो भरतपुर में इस नदी पर मोती झील बांध स्थित है। मोती झील बांध दैट इज लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। ठीक है, ये मोती झील बांध भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इसी के किनारे नौह सभ्यता विकसित है। आपकी बात हो रही सभी रूपारेल, तो रूपारेल नदी के किनारे नौह सभ्यता जो कि एक लोह युगीन सभ्यता है, और एक जो बांध है दोस्तों मोती झील बांध जो कि भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपकी रूपारेल नदी, और जब बात की हमने चंबल माही नदी फिर बनास नदी की। ठीक है, तो आगे भी दोस्तों हमारा जो पार्ट 2 नदियों का रहने वाला है उसके अंदर कुछ और ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, इससे थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।